नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ पैनामा लीक्स के बाद दुबई प्रॉपर्टी लीक्स का मंजरेआम पर आना, सरफेस करना, 6 माह की इन्वेस्टिगेशंस थी, उससे क्या चीज़ सामने आती है कि 17,000 पाकिस्तानीज़ हैं जिन्होंने 2 साल के अरसे में तकरीबन 23,000 प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर दुबई के रियल स्टेट में ख़रीदी, जिसकी बताई जा रही है मालियत कोई $12.5 बिलियन की ये इन्वेस्टमेंट टोटल है, और जो कि खदशात इससे भी ज़्यादा के हैं, दावे इससे भी ज़्यादा के किए जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां पर पाकिस्तानी को बताया जा रहा है कि जी, और बैरून मुल्क सरमायाकारों को बिलखसूस ज़्यादा समझाया जा रहा है कि आप मुल्क में, पाकिस्तान में सरमायाकारी लेकर आएँ। दूसरी तरफ इस किस्म के इंकशाफात जो सामने आ रहे हैं, और सब ये कह रहे हैं, जिन जिन के नाम इसमें आए हैं, सब ने तवातर से ट्वीट्स का सिलसिला जो है वो जारी नज़र आ रहा है, आके सफाइयाँ दी जा रही हैं कि ये डिक्लेयर्ड थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और एफबीआर में रिटर्न्स जो है वो फाइल कर चुके हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे कि ये मामला किस हद तक संगीन है और इसकी किस तरह से ये प्रोब होगा, इसकी इन्वेस्टिगेशंस को किस तरह से आगे हम देखेंगे इन दुबई लीक्स की, जहाँ पर एफबीआर कह रहे हैं कि नए टैक्स लॉस की बात कर रहे हैं वो। शब्बर जैदी साहब, साबिक चेयरमैन एफबीआर, और आप टैक्स स्पेशलिस्ट भी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम में। शब्बर साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। शब्बर साहब, आपकी ट्वीट भी नज़र से गुजरी, आपने कहा कि आपकी ज़िंदगी का बहुत खुशगवार दिन था गुज़िश्ता रोज़, आप बड़े खुश थे जब ये मंजर आम पर ये पूरा मामला सामने आया है। एक तरफ शब्बर साहब, मुल्क में हम ये हालात देखते हैं कि यहाँ से बताया जा रहा है कि जी, बैरून मुल्क सरमायाकार जो है वो मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएंगे, $1 अरब के लिए हम IMF हमारी नाक से लकीरें निकलवा रहा है, और दूसरी तरफ हमारे ही मुल्क के लोग और पाकिस्तानी जो है वो बैरून मुल्क सरमायाकारी कर रहे हैं, जिसकी $12.5 बिलियन तो कोट किया जा रहा है, आप तो 20 बिलियन तक की बात कर रहे हैं। हम कौन लोग हैं शब्बर साहब वैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने जो की थी कि मैं बहुत खुद हूँ, इसलिए हूँ, मैंने 2019 ये कोशिश की थी कि मैं दुबई के अखामे वालों की डिटेल लूँ। तो जब मैंने उनकी डिटेल मांगने के लिए अपने डायरेक्टर को कहा कि खत लिखें, तो अगले दिन मेरे पास यूएई का एम्बेसडर बैठा था और उसने कहा कि डिटेल हम नहीं देंगे आपको, और वो वहाँ से उठ के चला गया। उसके बाद शाह महमूद साहब के पास गया और उसके बाद इमरान खान के पास गया। वो पूरी स्टोरी आज उस डॉन लीग के प्रोग्राम के अंदर लिखी हुई है। ये पूरी जो कहानी है, ये पूरी मुझे 2 हफ्ते पहले मैं इसके साथ इन्वॉल्व था, मुझे पता है कि डॉन वाले क्या काम कर रहे थे। अब सवाल ये नहीं है अलीना, सवाल ये है कि ये जो आपने $20 बिलियन की बात की है दुबई की, ये तो सिर्फ एक फ्रैक्शन है। मैं पहले भी पनामा लीग के टाइम पे ये बता चुका हूँ कि पाकिस्तानियों के तकरीबन $120 अरब बाहर रखे हुए हैं, और ये मेरी स्टेटमेंट, हाँ, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। जब डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे इस गवर्नमेंट में पहले, 2013 से पहले, तो उन्होंने एक समरी मूव की थी। वो समरी तारिक बाजवा साहब ने लिखी थी, सेक्रेटरी फाइनेंस की तरफ से। उसमें लिखा था कि क्रेडिट लियोने, जो एक बहुत बड़ी फ्रांस की कंपनी है, उसके मैनेजर ने जनाब इसाक डार को ये बताया कि पाकिस्तानियों के $200 अरब पाकिस्तान से बाहर रखे हुए हैं। तो मैंने उसके बाद एक आर्टिकल लिखा था, मैंने उसमें कहा था कि डॉक्टर साहब, ये फिगर गलत है, ये मेरे हिसाब से 120 से 150 बिलियन डॉलर है। और उसके ऊपर उसके बाद मैंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था पनामा लीग ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और अब ये दुबई लीग इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस, कि हमें ये कम से कम ये आज पता है कि ये जो पाकिस्तान में रह के बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम मुहिब्बे वतन हैं, हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, पाकिस्तान के लिए जान दे देंगे और पाकिस्तान के लिए आखिरी खतरा भी बहा देंगे, वो सब आपके सामने आपके सामने लेकिन शब्बर साहब, आप जहां पर कह रहे हैं कि ये एक दुबई लीक्स भी जिस तरह से एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अभी किस तरह से आगे मामला बढ़ेगा? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जरूर हो सकती है, लेकिन इन तमाम अफराद को, ये जो ओनर्स हैं जो कि आके बड़े कैटेगोरिकली ये बात कह रहे हैं कि हमने जी रिटर्न्स फाइल किए हुए, सब कुछ डिक्लेयर्ड है, डिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड की बात भी नहीं है, इनका सोर्स ऑफ इनकम जो है, सोर्स ऑफ मनी जो है, वो किस तरह से और कौन ट्रेस करेगा? मैं ये समझता हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि इसमें तकरीबन हमारे इदारों के पास ये सलाहियत नहीं है कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम को लोकेट कर सकें, और इसमें अक्सर लोगों के एड्रेस जो हैं वो दुबई के हैं,
और वो सोर्स ऑफ इनकम लोकेट नहीं कर सकेंगे। मगर लीना, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये आप सोर्स ऑफ इनकम और ये सब डिक्लेयर इसके चक्कर में नहीं पड़े, बट कम से कम इस लिस्ट को, जिसकी पूरी डिटेल अब पूरी मेरे पास 94 पेज की नेम बाय नेम मौजूद है, इसको सब हर दरवाजे, हर कोने में लगा दें, ट्रांसपेरेंट कर दें कि लोगों को कम से कम अंदाजा हो कि ये जो लोग पाकिस्तानी हैं जो बाहर इन्वेस्ट करते हैं वो कौन है, और ये किस तरह से हमारा जो हम देखिए, बाहर पैसे ले जाना कोई बड़ी गलत बात नहीं है, बाहर प्रॉपर्टी खरीदना कोई गलत बात नहीं है, मगर कम से कम वो जो आदमी जो बाहर इतने बड़े एसेट रख रहा है, हमें भी तो पता लगे ना कि वो पाकिस्तान में कौन सी सोने की कान चला रहा है। सर एग्जैक्टली और बल्कि शबर साहब, मोहसिन नकवी साहब की तो पूरी एक ट्रेल मौजूद है। वजीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने 2021 में मेरे ख्याल से वो चीज मंजर आम पर है कि उन्होंने टैक्स रिटर्न शायद 2021 से फाइल किया, उससे पहले तक कोई नामो निशान भी नहीं था कि वो रिटर्न जो है वो फाइल कर रहे थे। सो इसी किस्म का हाल जो है दूसरों का भी नजर आता है, परहैप्स जहां पर स्टेटमेंट तो दी जा रही है कि जी हमने सब डिक्लेयर किए, लेकिन कोई स्क्रीनशॉट्स या कोई इमेजेस जो है वो शेयर नहीं की जा रही कि हमने रिटर्न्स फाइल किए हैं। बट एफबीआर के चेयरमैन भी शबर साहब इस वक्त कहते हैं कि ये पूरे जो मामला है दिस विल प्रॉम्प्ट इन्वेस्टिगेशन और ये ट्रिगर करेगा नए टैक्स लॉस को। आप देख रहे हैं इस तरफ आता हुआ? और दूसरी बात, ये जो मैंने जिस तरह जिक्र कर रही हूँ कि टैक्स रिटर्न्स ये कितने ही फाइल कर देते हैं कि ये इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज जाके दूसरे ममालिक में खरीद रहे हैं। देखिए लीना, जब ये पानामा लीक आया था तो उसके बाद 2 एमनेस्टी लॉ मैं लेकर आया था, और मुझे पता था कि ये इन लोगों ने डिक्लेयर नहीं की, और मैंने इनको ये समझ ले एक चांस दिया था कि आप लोग डिक्लेयर कर दें पाकिस्तान में और ये चीज़ों को सही कर लें। अब ये जो बात आपसे कर रहे हैं ना कि डिक्लेयर किया है, ये तो ITO वाला चेक करेगा, मगर मैं आपको तकरीबन यकीन से कह सकता हूँ कि इनमें से 90% लोग इन प्रॉपर्टियों के रेंट डिक्लेयर नहीं कर रहे। कम से कम रेंट तो 100% डिक्लेयर नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। देखो अलीना, बात आप थोड़ी सी हम ये क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, ये हम इस बात को फॉर द टाइम बीइंग साइड पे करें। मैं पहले ये बताना चाहता हूँ, आप समझने की कोशिश करें कि ये साइकी आखिर बनी कैसे है। देखिए, मुझे ये बताइए कि जब हमारे सियासतदान मियां नवाज शरीफ, जरदारी साहब, इशरत लिबास साहब, हर बंदा जैसे ही इक़्तिदार से हटता है, वो शौकत अजीज साहब, परवेज मुशर्रफ साहब, ये सब उठ के दुबई क्यों चले जाते हैं? क्या डॉक्टर मर गए पाकिस्तान के? मुझे ये बताइए ना, ये जो कल्चर आपने दुबई का कल्चर बनाया है, इस कल्चर की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है ना जी। बात ये है कि ये जो समाजी मसला है बुनियादी तौर पे, कि जिस दिन वो इक़्तिदार से हटते हैं, वो सीधे उठ के लंदन चले जाते हैं, हाँ। या सीधे उठ के दुबई चले जाते हैं। पाकिस्तान उनके लिए सिर्फ एक स्टेज ड्रामा है कि जब तक इक़्तिदार में रहे, पाकिस्तान में रहे, जिस दिन इक़्तिदार खत्म हुआ, प्लेटलेट हाई हो गए और लंदन चले गए। यही पोजीशन है ना जी। तो ये इस तरह तो ये मुल्क नहीं चल सकता, इसीलिए ये मुल्क तबाह हो गया। आप मुझे ज़रा लिस्ट निकाल के किसी दिन बताइएगा कि पाकिस्तान के कितने वज़ीर ख़ज़ाना हैं जो पाकिस्तान में वज़ीर ख़ज़ाना रहने के बाद कभी पाकिस्तान में रहे हों। मुझे लिस्ट बताइएगा किसी वक्त, या उनके बच्चे बताइए कितने हैं, या मुझे ये बताइए कितने जर्नैल हैं जिनके बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं। मुझे बताएं जरा उन जर्नैलों के बच्चे जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो अपना खून पसीना पाकिस्तान के लिए बहाना चाहते हैं, तो शायद उनकी औलादें नहीं बहाना चाहती। ठीक है ना? बिल्कुल। तो वो ये सवाल आप लोग नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ। आप लोगों की हिम्मत नहीं है। सर बहरहाल सवाल तो इनसे हम सवाल करते भी हैं, लेकिन आपको पता है कि जिस तरह किस्म का जो सूरत हाल, और आज बात करने पर ही, सवाल उठाने पर ही एक सहाफ़ी अहमद फराद साहब, उनको उठा भी लिया गया है गुज़िश्ता रात। शबर साहब, मुझे आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि ये कल्चर जो है ये फिर एक समाजी मसला है। मुल्क में आपने सियासत करनी है, मुल्क में आपने हुकूमत करनी है, लेकिन सरमायाकारी आपने बाहर करनी है, अपने बच्चों को भी आपने बाहर से पढ़ाना है। और आपने जहाँ पर जिक्र किया, जी मुझे एक बात बताएं, मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात को देखते हुए, मुझे सीरियसली अफसोस होता है जब मैं देखता हूं। मैं सीरियसली बड़ी इज्जत किया करता था उनकी, बड़ी रिस्पेक्ट करता था अपने ज़माने में जनरल राहील शरीफ साहब की। जब मैं उनको वहाँ पे अरबियों के साथ खड़ा हुआ एज ऑलमोस्ट सिक्योरिटी गार्ड देखता हूँ, तो मुझे अपने ऊपर कभी कभी शर्म आती है। यार, हम कैसा मुल्क है
कि हमारी इतनी बड़ी एटॉमिक पावर का जो चीफ सिपा सलार हमने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो सिपा सलार जाके उसकी तनख्वाह इतनी कम थी कि उस बेचारे को नौकरी करनी पड़ रही है। आप ये कह रही हैं मुझे बताएं ना सर, अलीना बताओ ना मुझे कि आज हमारे सिपा सलार बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, यही है ना? ऐसा ही है। बट शबर साहब, इन्हीं ये जो मामलात सामने आए हैं, जो ये लीक सामने आई हैं, इसमें 12 रिटायर्ड जनरल्स भी हैं जिनके नाम हैं इसमें, जो ओनर्स हैं प्रॉपर्टीज के। जनरल बाजवा के बेटे की भी है। मैं यही बात करना चाह रही हूँ कि अगेन सवाल तो अब उठ रहा है, आम आदमी भी उठा रहा है सवाल शबर साहब, कि इनकी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं होती इस मुल्क में, सैलरीड क्लास ही है ना, कितनी इनकी तनख्वाह होगी कि ये अफोर्ड कर सकते हैं बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज? इस पे मैं, क्योंकि मुझे भी यहाँ रहना है, मैं सिर्फ आपको ये कह सकता हूँ कि ये जो लोग होते हैं, ये सरकारी और ये सोर्सेज में लोग, ये हमेशा बहुत बड़े खानदानों से आते हैं। गरीब सिर्फ मैं और आप खानदान है, बेसिकली बहुत बड़े खानदानों से आते हैं। तो ये सारे इनके पुराने आबा और अजदाद के पैसे हैं, इनके पुराने आबा और अजदाद के पैसे हैं आप कह रहे हैं शबर साहब। बट हम लोग गरीब, बाकी सब लोग ये बहुत अमीर लोगों हमने के इस मुल्क में ही खानदान रहना है। हाँ, हमने इस मुल्क में ही रहना है सर, गुजारा हमने इस मुल्क में ही करना है, इलाज भी इधर ही कराना है। नहीं, मेरी बात नहीं समझ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रेड 18 से जो ऊपर अफसर होता है, वो हमेशा बहुत बड़े खानदान का होता है, उसके बाबाब तवाब होते हैं, उनके अफसरान बहुत बड़े लोग होते हैं। तो ये आप मासूम हो, आप कह रही हो कि कहाँ से आए, ये बहुत पुराने अमीर ज़ादे हैं। तो इनके पास अगर ये एक छोटा मोटा फ्लैट आ गया तो आप क्यों परेशान हो? हम जैसे गरीब जो बेचारे जिनके अब्बा चपरासी थे या पीएन थे, उनके पास नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है शबर साहब। लेकिन मुझे ये आखिर में ज़रूर समझा दीजिए, जो एक आम शख्स भी, आम पाकिस्तानी भी सवाल जिस तरह से उठा रहा है, आपने 2019 का भी जिक्र किया कि जहाँ पे दुबई की अगर एहलकार या ऑफिशियल अथॉरिटीज़ जो है वो भी इंटरवीन अगर करें मामले में, और ये बात कही जाए हमें कि सिर्फ और सिर्फ अभी भी लोग क्लेम यही दावा कर रहे हैं कि दुबई टैक्स अथॉरिटीज़ ही इन ओनर्स को इंक्वायर कर सकती है, ऐसा ही है या एफबीआर जो है वो अपना टैक्स नेट जो है उसका दायरा कार बढ़ा सकता है? देखिए, मेरी बात बिल्कुल वाज़ेह सुन लें कि एफबीआर के पास ना कॉम्पिटेंस है और ना वो इंटेलिजेंसी लेवल है जिसके बेसिस पर वो इन लोगों से कोई टैक्स रिकवरी कर सकेंगे। इसमें सब कुछ सौदा हो जाएगा और जो फंसेगा वो उस पैसे दे के निकल जाएगा। ये इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है और वो जो अफसरान हैं वो भी कोई फरिश्ते नहीं हैं, वो भी आसमान से नहीं उतरे, वो इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। अलीना, बात ये नहीं है, मैंने जो कल लिखा था कि मैं बहुत खुश हूँ, वो इस वजह से खुश नहीं हूँ कि मुझे किसी आदमी की प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई, डिस्क्लोज हो गई है, किसी का नाम डिस्क्लोज हो गया है। मैं खुश हूँ कि जो इमारत पाकिस्तान की लोगों में, सोसाइटी में बना के रखी है और जो पाकिस्तान के बारे में परसेप्शन है, वो आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा है। और अब लोगों की आंखें खुल गई हैं कि ये जो ड्रामेबाजी है कि मैं बड़ा मुहिब्बे वतन हूँ, मैं बड़ा पाकिस्तान का ख्याल रखता हूँ, मैंने पाकिस्तान की जान दे दी है, मेरी नस्लें पाकिस्तान में जान दे देंगी, ये सारे जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीजें एक्सपोज हो रही हैं। और सर लोगों के मैंने अपने ट्वीट में लिखा था कि अर्न ऑनेस्टली, पे टैक्सेस एंड स्लीप कामली इन पाकिस्तान। एब्सोल्युटली, अर्न ऑनेस्टली, पे टैक्सेस एंड स्लीप कामली इन पाकिस्तान। शबर साहब, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया